नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपी हिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा हम लोग बात करेंगे आज हमने मगध के बारे में बात किया था और 16 महाजनपद के बारे में बात किया था। और 16 महाजनपद में हमने देखा था कि मगध ये एक ऐसा 16 महाजनपद में एक ऐसा राज्य है जो अपना साम्राज्य स्थापित करता है। और इसी के बारे में हम लोग बात करना है कि मगध में कौन सा राजवंश आया और वो राजवंश का वंशावली या लाइनेज या उसका क्रम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कैसे मगध पे कौन कौन शासन किया उसके बारे में, और उसको हम लोग उन सभी शासकों के बारे में, उन सभी राजाओं के बारे में बात करेंगे जो क्या बोलते हैं, मगध के साथ साथ उसको हम आधुनिक भारत के साथ लिंक कर देंगे। जैसे बहादुर शाह द्वितीय के साथ देखिए मगध में जो शासन किया पहला राजवंश बृहदत्त से हम लोग लेंगे, बृहदत्त के पिता से लेंगे जिसका नाम था वसु से लेंगे। जो मगध के संस्थापक थे बृहदत्त उनके पिता थे। वसु से लेकर और आधुनिक भारत में उत्तर मुगल के हम लोग बहादुर शाह जफर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय के साथ उसको लिंक करेंगे। इसमें हम लोग ये कतई बात नहीं करेंगे कि इसमें हम बस बात करेंगे कैसे इसकी लाइनेज है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे कि ये राजा क्या किया, उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। जैसे मगध के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो मगध के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हर्यक वंश, तो हर्यक वंश को अलग से हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे हम हर्यक वंश के शासकों का क्रम देखेंगे और जब क्रम हम लोग को पता रहेगा कि ऐसे ऐसे शासक हुए तो उसका जो बैकग्राउंड इतिहास है उसको हम लोग, जैसे जो राजा काम किए या जो साम्राज्य या जो सत्ता स्थापित किया उसके क्या कार्य थे, जो राजा थे तो उसके बारे में बात करेंगे। जो शासक थे उसके क्या कार्य थे तो उसके बारे में आराम से बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके साथ देखेंगे कैसे लिंक हो रहा है। जब इसको आप लिंक कर लेंगे सभी शासकों को, देखिए वहाँ पे मैं वसु से लिखा हूँ और बहुत ऐसे शासक नहीं लिखा हूँ मैं इस पर, उसको मैं बोलूँगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से वसु से हम लोग बात करेंगे और वसु से लेकर हम लोग बात करेंगे किससे, उत्तर मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय तक। इसके साथ ही साथ जब हम लोग लिंक करेंगे तो देखेंगे कि किसकी हत्या कौन कर रहा है, उसको भी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में मैं बता दूंगा जिससे आपको याद करने में कठिनाई नहीं हो। देखिए नाम तो बहुत ज़्यादा है, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी याद ही किया हूँ, ऐसा नहीं है, तो आप भी याद कर सकते हैं। जब मैं याद कर सकता हूँ तो आप भी याद कर सकते हैं। तो इस सभी शासकों के नामों को याद करिएगा, कोशिश करिएगा। जिसका आपका हिस्ट्री है उसको तो ज़रूर याद करना चाहिए और अपेक्षित भी है IAS में। प्री के साथ साथ तो मेंस में भी क्वेश्चन है कि क्रम से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा वंश पहले शासन किया, तो उससे संबंधित। फिर उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे, चोल चेर पांडे के बारे में बात करेंगे, तो उसको वहाँ पे देखेंगे। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर उसके बाद बात करते हैं। देखिए जो पहला शासक है, मगध पे बात हो चुकी थी कि 16 महाजनपद थे, मगध था, उसकी राजधानी कहाँ थी, राजगिरी, गिरब्रिज या वसुपुर थी। ये देखिए जो वसुपुर था, राजगिरी गिरब्रिज का पहला नाम, पहले पुराना जो नाम था उसका वसुपुर था, वो वसुपुर यही बसाए थे। कौन? वसु। कौन बसाए थे? वसु। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरब्रिज, राजगिरी या फिर वसुपुर। उसको उसके संस्थापक कौन है? तो यही वसु हैं और ये अपने नाम पर रखे थे। इसके बाद वसु, ये देखिए यहाँ पे वसु के बाद जो अगले शासक बने मगध के, उनका नाम था बृहदत्त। देखिए बृहदत्त यहाँ पे आ रहा है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे कई ऐसे बृहदत्त आएंगे, जब हम लोग मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी बृहदत्त आएंगे। तो ये मत समझिएगा कि यही बृहदत्त, वो अलग बृहदत्त और ये अलग बृहदत्त। जब बात करेंगे उसके बारे में, उसके कार्यों के बारे में, उस शासक के परिचय के बारे में, तो वहाँ पर बात विस्तार से करेंगे हम लोग। ये देखिए बृहदत्त, तो वसु के बाद बृहदत्त के बाद जो अगला शासक आया मगध का, उसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरासंध के बाद हम लोग देखते हैं कि एक बिंबासार नाम का शासक आता है और वो हर्यक वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? हर्यक वंश की स्थापना करता है। और बिंबिसार के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका पुत्र उसकी हत्या करके अजातशत्रु शासक बनता है। अजातशत्रु के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका पुत्र उदयन शासक बनता है। देखिए यहाँ पे उदयन शासक बनता है। फिर अनिरुद्ध बनता है, मांडुक बनता है, नागदशक बनता है। यहाँ देखिए फिर नागदशक की हत्या उसके मंत्री शिशुनाग द्वारा कर दी जाती है। जब शिशुनाग द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है तो मगध पर एक नया वंश आता है हर्यक वंश के बाद, जिसका नाम रहता है क्या? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग करता है, किसकी हत्या करके? तो नागदशक की हत्या करके। शिशुनाग के बाद कलाशोक आता है, जिसके समय हम लोग देखते हैं कि द्वितीय बहुसंगीति होती है और अजातशत्रु के समय पहली बहुसंगीति होती है। उसके बारे में बात करेंगे जब शासकों के बारे में बात करते हैं। वैसे भी हम लोग बौद्ध धर्म में ये बात कर चुके हैं 4 बहुसंगीतियों के बारे में। तो पहला
शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कलाशोक, कलाशोक के बाद नंदीवर्धन। यहाँ देखिए शिशुनाग, कलाशोक, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या महानंदी नामक व्यक्ति को बताया जाता है कि कर दिया। और फिर मगध पे एक नया वंश जो तीसरे वंश के नाम से आएगा, जिसका नाम रहता है नंद वंश या नवनंद वंश। नंद वंश का जो संस्थापक रहता है, जिसका नाम रहता है महापदम नंद। क्या नाम रहता है? महापदम नंद। महापदम नंद के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है पांडु, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौछाड़िक, सिद्धशक, कैवर्त, घनानंद। घनानंद जो नंद वंश का या नवनंद वंश का अंतिम सुल्तान रहता है। और इसी के समय हमने देखा था कि सिकंदर का आक्रमण होगा, सिकंदर का भारत पर आक्रमण होगा। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि सिकंदर के ही घनानंद के ही दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य रहते थे, जिनको अंशु के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या बोलते हैं, उनका अपमान करता है घनानंद। और उसी के बाद हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाने के तौर पे वो खोजते हैं, किसी बालक को चंद्रगुप्त मौर्य मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसी हम लोग सिकंदर को यहाँ पे इसलिए लिंक कर दिए हैं भारत में। इससे पहले सिकंदर का बैकग्राउंड हम लोग बात करेंगे कि फिलिप द्वितीय का वो पुत्र रहता है और अरस्तु इसके गुरु रहते हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु सुकरात। सुकरात के गुरु अरस्तु के गुरु कौन थे बताइए? अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अभी बात करते हैं उस पर। और अरस्तु के गुरु का गुरु क्या नाम था? सुकरात नाम था। अभी बता रहे नाम उसका क्या है। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ठीक, अरस्तु, सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिकंदर को बस यहाँ पे लिंक कर दे रहे हैं। इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग बात करेंगे पीछे, जब इसके बारे में बात करेंगे घनानंद के बारे में, तो उसके बाद यहाँ पे उसको बात करेंगे। फिर देखते हैं कि सिकंदर उस समय आता है और फिर चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे सत्ता स्थापित करता है कौटिल्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र शासक बनता है, जिसका नाम रहता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के दरबार में हम लोग देखते हैं मेगास्थनी जाता है। और उसी के दरबार में हम लोग देखते हैं कि सेलुकस निकेटर और क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध में सेलुकस निकेटर की हार होती है और चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है। तत्पश्चात सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना की शादी या कैलिफोर्निया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। और तत्पश्चात उसी से बिंदुसार का जन्म होता है। बिंदुसार को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिमसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्र घाट, अमित्र कोटस, अमित्र चेटस के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र आता है शासक बनकर, जिसका नाम रहता है अशोक। अशोक के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या अभिलेख, क्या शिलालेख, उसका क्या स्तंभ लेख, उसके बारे में बात। अशोक के बाद हम लोग देखते हैं कि एक अलग शासक आता है जिसका नाम है कुणाल। कुणाल के बाद हम लोग देखते हैं बुधपलित, इंद्रपलित, संप्रेति, सलीसुक, देवधर्म, सतघन्ना, बृहदत्त। यहाँ देखिए बृहदत्त। अशोक, कुणाल, बुधपलित, इंद्रपलित, संप्रेति, सलीसुक, देवधर्मन, सतघन्ना, बृहदत्त जो अंतिम शासक है। बृहदत्त की हत्या उसके मंत्री पुष्यमित्र शुंग कर देता है और शुंग वंश की स्थापना करता है। पुष्यमित्र शुंग के बाद हम लोग देखते हैं कि अग्निमित्र, वज्रमित्र, वसुमित्र और सुजेश देवभूति शासक बनते हैं। यहाँ देखिए वसुमित्र, अभी मैं फिर इसको रिकॉल कराऊंगा आपको। वसुमित्र, सुजेष्ठ, देवभूति शासक बनते हैं। देवभूति के बाद हम लोग देखते हैं कि वासुदेव कौरव शासक बनता है, जो कौरव वंश की स्थापना करता है। वासुदेव के बाद हम लोग देखते हैं कि भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा शासक बनते हैं। सुशर्मन की हत्या हम लोग देखते हैं कि सातवाहन शासक सिम्मुक उसकी हत्या करता है, लेकिन उस शासन का सत्ता अपनी स्थापित नहीं कर पाता है। और उसी समय हम लोग देखते हैं कि शक शासक आ चुके रहते हैं और शकों के जो संस्थापक हैं उनका नाम है मो। और मो को भारत में शकों का संस्थापक माना जाता है, तो मो शासक बनता है। फिर उसके बाद रुद्रदामन, रुद्र सिंह, मेंडेटस, गुंडो, फर्नीज। यहाँ देखिए मेंडेटस, गुंडो, फर्नीज। शक के बाद हम लोग देखते हैं कि कुशाल आते हैं और कुशाल में कुजुल कंडिफिसस, भीम कंडिफिसस, कनिष्क प्रथम और हुस के बाद कनिष्क द्वितीय, वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, कनिष्क तृतीय, फिर वासुदेव द्वितीय आते हैं। वासुदेव द्वितीय आते हैं। और इसी के समय हम लोग ये भी देखे थे कि बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है, महायान, हीनयान। वसुमित्र, अशोक घोष किसके दरबार में रहते थे, तो ये बात हो चुकी है। यहाँ देखिए तो कनिष्क द्वितीय, वासुदेव द्वितीय अंतिम शासक है। इसके बाद सातवाहन शासक आता है जो सुशर्मन की हत्या करता है, लेकिन वासुदेव द्वितीय के बाद वो अपनी सत्ता का स्थापना करता है और सातवाहन वंश के नाम से जाने जाते हैं। ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा भूमिदान वही किए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिम्मुक, सातवाहन वंश का संस्थापक सिम्मुक आता है। सिम्मुक के बाद सप्तकर्णी, कृष्ण, हाल, गौतमी सप्तकर्णी, वशिष्ठ, पुलुमावी और एक श्री सप्तकर्णी जो अंतिम शासक रहता है सातवाहन वंश का। इसके बाद चोल, चेर, पांडे के बारे में बात करेंगे, तीनों के बारे में बात करेंगे। तीनों जितने भी तीनों शासक हुए, तीनों के जितने भी शासक हुए उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग श्रीगुप्त जो गुप्त वंश की स्थापना करता है, श्रीगुप्त के बारे में बात करेंगे। फिर श्रीगुप्त के बाद हम लोग बात करेंगे घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद फिर हम लोग बात करेंगे कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, फिर
नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, फिर क्या बोलते हैं विष्णुगुप्त, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक रहता है। यहाँ देखिए विष्णुगुप्त जो अंतिम शासक है। गुप्त वंश के बाद हम लोग देखते हैं कि वाकाटक वंश की स्थापना होती है, और वाकाटक वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है बिंदुशक्ति। बिंदुशक्ति के बाद प्रवरसेन, रुद्रसेन, रुद्रसेन, बिंदुशक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन, फिर पृथ्वीसेन, फिर पृथ्वीसेन के बाद रुद्रसेन द्वितीय, फिर दिवाकर सेन, फिर प्रवरसेन द्वितीय थे, जो वाकाटक वंश का अंतिम सुल्तान रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि चालुक्य के कल्याणी और चालुक्य के बदामी आते हैं। तैलभ द्वितीय, सोमेश्वर प्रथम, परमेश्वर द्वितीय, सोमेश्वर तृतीय, फिर तैलभ द्वितीय जो चालुक्य के बदामी का अंतिम शासक रहता है। फिर चालुक्य के कल्याणी वंश आता है, जिसके शासक, जिसके संस्थापक जय सिंह रणराग पुलकेशिन, जय सिंह रणराग पुलकेशिन, इसको आगे मैं फिर से लिंक करूंगा। जय सिंह रणराग पुलकेशिन, कीर्तिवर्मन, विष्णुवर्धन, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर क्या बोलते हैं मंगलेश होंगे, मंगलेश, फिर पुलकेशिन द्वितीय, फिर विष्णुवर्धन, फिर विक्रमादित्य, विनयदित्य, विजयदित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, फिर उसके बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुष्यभूति वंश आता है। यहाँ पे पुष्यमित्र वंश, पुष्यमित्र शुंग वंश था, शुंग वंश। यहाँ पे पुष्यभूति वंश आता है, जिसकी स्थापना पुष्यभूति करते हैं। फिर उसके बाद नंदीवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन आता है। फिर इसी के साथ हम लोग गृहवर्मा के परिवार को जोड़ेंगे, जिससे हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन, राज्यवर्धन की जो बहन रहती हैं राजश्री, उसका विवाह होता है गृहवर्मा से, तो उसको लिंक कर देंगे वहाँ पे। उसके शासकों का नाम नहीं लिखा गया यहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ तक आप रुक जाइए, कहाँ तक, हर्षवर्धन तक नहीं, हर्षवर्धन के बाद भी आ गया ये। नागभट्ट प्रथम के बारे में बात करेंगे, फिर वसराज के बारे में बात करेंगे, नागभट्ट द्वितीय के बारे में बात करेंगे, रामभद्र के बारे में बात करेंगे, मीरभोज के बारे में बात करेंगे, महेंद्रपाल के बारे में बात करेंगे, महिपाल के बारे में बात करेंगे, फिर महेंद्रपाल द्वितीय के बारे में बात करेंगे, फिर विजयपाल के बारे में बात करेंगे, राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, त्रिलोचनपाल, यशपाल, दंतीदुर्ग, कृष्ण प्रथम, फिर गोविंद द्वितीय, फिर ध्रुव के बारे में बात करेंगे, फिर गोविंद तृतीय, फिर अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, फिर इंद्र तृतीय, फिर कृष्ण तृतीय, फिर अमोघवर्ष चतुर्थ के बारे में बात करेंगे, फिर गोविंद चतुर्थ के बारे में बात करेंगे, फिर अंतिम शासक कर्क द्वितीय के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इधर, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे पाल वंश। पाल वंश तो गोपाल के बारे में बात करेंगे, धर्मपाल, देवपाल, महेंद्रपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपालपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय, फिर महिपाल, नयपाल, विग्रहपाल तृतीय, महिपाल द्वितीय, फिर रामपाल, फिर कुमारपाल, गोपालपाल तृतीय, मदनपाल। ये पाल वंश के शासक हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए वासुदेव, सामंतराज, वाक्यपतिराज के बारे में बात करेंगे, सिंहराज के बारे में बात करेंगे, विग्रहराज के बारे में बात करेंगे, दुर्लभराज द्वितीय के बारे में बात करेंगे, गोविंदराज द्वितीय के बारे में बात करेंगे, फिर दुर्लभराज तृतीय के बारे में बात करेंगे, फिर गोविंदराज तृतीय के बारे में बात करेंगे, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में बात करेंगे, अजयराज, ये पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे आएगा, लेकिन वंश इसका यहाँ पे, यहाँ देखिए पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में बात करेंगे, फिर अजय राज के बारे में बात करेंगे, फिर अर्णोराज के बारे में बात करेंगे, फिर विग्रह राज के बारे में बात करेंगे, फिर अपरांगे के बारे में बात करेंगे, फिर पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बात करेंगे, सोमेश्वर के बारे में बात करेंगे, और फिर पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात करेंगे। जब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बात कर लेंगे तो वहाँ पे हम लोग लिंक करेंगे दिल्ली सल्तनत को, दिल्ली सल्तनत से भी पहले हम लोग अरबों को लिंक करेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आप आके रुक जाइए, कहाँ पे, यहाँ पे कर्क द्वितीय, यहाँ पे आके रुकिए, मदनपाल। मदनपाल के बाद एक और वंश आता है जिसका नाम रहता है, उसी के साथ साथ चलते हैं, जो सामंतवाद था, सामंतवाद के बारे में बात करेंगे, और उसी में हम लोग देखते हैं कि कई सामंतों का उदय होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि एक शासक आता है जिसका नाम रहता है गाड़वाल वंश। क्या नाम रहता है, गाड़वाल वंश। गाड़वाल वंश के जो संस्थापक रहते हैं जिनका नाम रहता है चंद्रदेव। क्या नाम रहता है, चंद्रदेव। चंद्रदेव के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है गोविंद चंद्र, और गोविंद चंद्र के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है विजय चंद्र, और विजय चंद्र के बाद जो अंतिम शासक रहता है उसका नाम रहता है जयचंद। जयचंद के साथ हम लोग मोहम्मद गौरी का, चंदावर का युद्ध कराएंगे 1194 ईस्वी में, जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में वो स्थल है। और इसी के पुत्री को हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान लेकर भाग जाता है, जिसका नाम रहता है संयोगिता। क्या नाम रहता है, संयोगिता। तो उसके बारे में दिल्ली सल्तनत में बात हो ही चुकी है, फिर भी एक बार हम लोग बात कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेन वंश आता है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विजय सेन आते हैं। विजय सेन के बाद हम लोग देखते हैं कि बल्लाल सेन आते हैं। बल्लाल सेन के बाद लक्ष्मण सेन आते हैं। इन दोनों के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि परमार वंश आता है। परमार वंश साथ ही में चलते हैं, परमार क्रम में मैं सजाया हूँ। तो परमार वंश आता है। परमार वंश के जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है उपेंद्रराज। क्या नाम रहता है, उपेंद्रराज। उपेंद्रराज के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है वाक्यपति द्वितीय। क्या नाम रहता है, वाक्यपति द्वितीय। वाक्यपति द्वितीय के बाद सिंधुराज आते हैं, फिर भोज आते हैं, फिर जय सिंह आते हैं। जय सिंह के बाद उदयादित्य आते हैं। उदयादित्य के बाद हम लोग देखते हैं लक्ष्मी देवी आते हैं। लक्ष्मी देवी के बाद नरवर्मन आते हैं, फिर यशोवर्मन आते हैं, जो अंतिम शासक रहते हैं परमार वंश के।
इसके बाद हम लोग चंदेल वंश के बारे में बात करेंगे। चंदेल वंश खुजराहों सबों की राजधानी रहती है और खुजराहों का मंदिर कौन बनवाया था तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चंदेल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है क्या? नन्नुक। नन्नुक के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है यशोवर्मन। यशोवर्मन के बाद हम लोग बात करते हैं धंग के बारे में। धंग के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है विद्याधर। विद्याधर जो चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक भी होता है। विद्याधर के बारे में बात करेंगे और विद्याधर के बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे कुमारपाल। कुमारपाल के बाद हम लोग बात करेंगे कुमारपाल, फिर देवधर्मन के बारे में बात करेंगे। देवधर्मन के बाद हम लोग फिर उसके बाद आगे उसी क्रम में उसी वंश का एक शासक है जिसका नाम है कीर्तिवर्मन। यहाँ पे अलग कीर्तिवर्मन था, वो अलग कीर्तिवर्मन है। तो कीर्तिवर्मन के बारे में बात करेंगे। कीर्तिवर्मन के बाद मदन वर्मन के बारे में बात करेंगे और मदन वर्मन के बाद हम लोग फिर देखेंगे कि जो चंदेल वंश का अंतिम शासक है परमार्दी देव के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ फिर हम लोग सोलंकी, चालुक्य के सोलंकी, यहाँ पे चालुक्य के बादामी, चालुक्य के कल्याणी देखें। अब हम लोग देखेंगे चालुक्य के सोलंकी वंश। चालुक्य के सोलंकी वंश के जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है मूलराज। क्या नाम रहता है? मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के बाद जो अगले शासक वहाँ पे बनते हैं उनका नाम रहता है चामुंडराज। चामुंडराज। चामुंडराज के बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम रहता है दुर्लभराज। दुर्लभराज के बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम रहता है भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम रहता है जयसिंह। कर्ण। कर्ण के बाद जो अगले शासक बनते हैं उनका नाम रहता है जयसिंह। जयसिंह के बाद कुमारपाल। कुमारपाल के बाद हम लोग देखते हैं कि कुमारपाल, विजयपाल, और फिर हम लोग देखते हैं कि विजयपाल के बाद हम लोग देखते हैं कि मूलराज द्वितीय, फिर भीमदेव द्वितीय जो अगला अंतिम शासक होता है चालुक्य के सोलंकी वंश का। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का युद्ध भी होता है और इसके माँ का नाम नायिका देवी रहता है। इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसी के बाद हम लोग चेदी वंश के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चेदी वंश। चेदी वंश के जो संस्थापक रहते हैं उनका नाम रहता है कि वाम राजदेव। क्या नाम रहता है? वाम राजदेव। क्या नाम रहता है? वाम राजदेव। लेकिन इसका प्रथम शासक कोक्कल प्रथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोक्कल प्रथम को। कोक्कल प्रथम के जो बाद अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है शंकरगढ़। शंकरगढ़ के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है युवराज प्रथम। युवराज प्रथम के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है शंकरगढ़ द्वितीय। शंकरगढ़ द्वितीय के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है युवराज द्वितीय। युवराज द्वितीय के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है कोक्कल द्वितीय। कोक्कल द्वितीय के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है कोक्कल द्वितीय के बाद जो अगले शासक बनकर आते हैं उनका नाम रहता है गांगे देव। क्या नाम रहता है? गांगे देव। गांगे देव के बाद अगले शासक जो आते हैं उनका नाम रहता है लक्ष्मीकर्ण। लक्ष्मीकर्ण के बाद जो अगले शासक आते हैं उनका नाम रहता है यशकर्ण। और यशकर्ण के बाद जो अगले शासक बन के आते हैं उनका नाम रहता है गयाकर्ण। गयाकर्ण के बाद अगले शासक जो बन के आते हैं उनका नाम रहता है नरसिंह। नरसिंह के बाद जयसिंह। जयसिंह के बाद अंतिम शासक विजय सिंह के बारे में बात करेंगे। ये चेदी वंश था। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग कश्मीर के शासकों के बारे में बात करेंगे और कश्मीर के शासकों के बाद बात करने के बाद फिर हम लोग बात कर लेंगे यही तैलक। ये उसके बाद आते हैं लोग, लिखने को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, लिखे इसके बाद आते हैं यही तैलक, पुलकेशिन द्वितीय तक, कीर्तिवर्मन द्वितीय तक आते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे ये हो गए यहाँ तक पुलकेशिन द्वितीय तक आते हैं, पुलकेशिन द्वितीय तक। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर इसके साथ हम लोग अगले वंश में हम लोग अरबों में आक्रमण करते हैं। अरब जो भारत में आक्रमण करते हैं, जो भारत में अरब आक्रमण करते हैं, अरबों के जो संस्थापक रहते हैं वहाँ पे, वो तो हम लोग देखते हैं कि 712-11 ईस्वी में हम लोग देखते हैं कि मीर कासिम भारत पर आक्रमण करता है। उबैदुल्ला उससे पहले भी आक्रमण कर चुका है। चाच यहाँ के शासक रहते हैं, हज्जाज से वो इजाज़त लेता है। तो उसके बारे में बात हो चुका है। अरबों पर जब भारत पर सिंध पर जब आक्रमण कर रहे थे अरब, तो उस समय बात हुआ था। 3 बार अरबों का आक्रमण होता है, लेकिन मोहम्मद बिन मीर कासिम के नेतृत्व में सफल होता है। उसके बारे में बात हुआ था। जजिया कर की शुरुआत वही सब करते हैं, देवल में लगाया जाता है, उसके बारे में बात हुआ था। जजिया वाले में पूरा वीडियो पड़ा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गजनी वंश होता है। गजनी वंश का एक शासक रहता है जिसका नाम रहता है अल्पतगिन, जो गजनी का संस्थापक रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुबुद्दीन आता है, जो गजनी का पहला शासक है जो भारत आता है। कौन था? तो सुबुद्दीन था। सुबुद्दीन के बाद हम लोग देखते हैं गुलाम पिराई आता है। गुलाम पिराई के बाद हम लोग देखते हैं वहाँ का शासक बनता है इस्माइल। आते नहीं है, सुबुद्दीन आता है, फिर उसके बाद वहाँ शासक बनता है गुलाम पिराई। गुलाम पिराई के बाद हम लोग देखते हैं इस्माइली बनते हैं, और इस्माइली की ही हत्या करके महमूद गजनवी भारत अपने भाई इस्माइली उसका भाई रहता है, उसकी हत्या करके शासक बनता है वहाँ पे, और फिर भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और इसकी जानकारी हम लोग को इलियट महोदय देते हैं। और 1025 ईस्वी का जो उसका आक्रमण है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सोमनाथ मंदिर पर। तो उसके बारे में बात हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महमूद गौरी आता है। महमूद गौरी के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके 3 ऐसे गुलाम रहते हैं। गुलाम तो 4 उससे बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन 4 प्रमुख रहते हैं। एक का नाम रहता है
क्या नाम रहता है एक का, तो ऐबक रहता है, कुबाचा, यल्दौज, बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है और वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम शासक है, यह भी क्वेश्चन बना है BRPCS में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीन ये नेतृत्व करते हैं, एक सिंध से करता है कुबाचा, याल्दोज से करता है क्या बोलते हैं गजनी जो है, गजनी से याल्दोज करता है, और दिल्ली से क्या बोलते हैं हम लोग देखते हैं कि ऐबक करता है। ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है और दिल्ली की जब स्थापना करता है दिल्ली सल्तनत की। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली शहर को अनंग पाल तोमर बसाते हैं, उसके बारे में बात हो चुका है, दिल्ली के बैकग्राउंड के क्लास में हम लोग देख रहे थे। तो ऐबक के बाद जो अगला शासक आता है गुलाम वंश में, इलबरी वंश उसको कहते हैं, तुर्क वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश के बाद जो गुलाम वंश में जो पहला संस्थापक है उसका नाम है ऐबक, और ऐबक के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम रहता है आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद हम लोग देखते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद हम लोग बात करते हैं रजिया के बारे में बात करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश के इस समय पहली बार वो आक्रमण भी करता है चंगेज का, लेकिन आक्रमण युद्ध नहीं होता है, मंगबरनी उसमें रहता है। इस कहानी को मैंने आपको बताया भी था। फिर वही रजिया के भी समय होता है, फिर बाराम शाह के समय हम लोग देखते हैं मंगोलों का आक्रमण होता है। तो बाराम शाह के बाद नसरुद्दीन महमूद जो दिल्ली सल्तनत का सबसे ईमानदार शासक रहता है। फिर उसके बाद बलबन बनता है, बलबन के बाद हम लोग कैकुआत क्यूमर्स के बारे में बात किए थे, भराऊँ के बारे में बात किए थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं खिलजी वंश आता है, अलाउद्दीन खिलजी, उमर के बाद हम लोग मुबारक खिलजी को, फिर खुसरो खां को देखते हैं जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र हिंदू शासक रहता है जो धर्म परिवर्तन करके शासन का संचालन करता है। फिर उसके बाद तुगलक वंश पे आते हैं और तुगलक वंश में हम लोग देखते हैं कि तुगलक वंश का जो संस्थापक रहता है गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, और उसके पिता का नाम मलिक तुगलक रहता है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, फिर अबू बकर, फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वितीय आता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं नुसरत शाह आता है। फिर हम लोग देखते हैं कि नसरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान रहता है और अंतिम तुर्क शासक भी रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सैयद वंश में हम लोग देखते हैं कि खिज्र खां उसका संस्थापक रहता है। खिज्र खां के बाद हम लोग देखते हैं मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, 4 शासक होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी करता है। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी आगरा शहर को स्थापित करता है, जो लोधियों का दूसरा शासक है। फिर इब्राहिम लोधी है जो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश है, शेरशाह सूरी दूसरा रहेगा। तो यहाँ तक बात हो गई लोधी वंश से ही हम लोग देखते हैं इब्राहिम लोधी और क्या बोलते हैं बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। इससे पहले भी 1524 ईस्वी में इब्राहिम लोधी का वारंगल का युद्ध हो जाता है राणा सांगा से, और इब्राहिम लोधी का 1518 ईस्वी में हम लोग देखे थे खतौली का युद्ध होता है राणा सांगा और क्या बोलते हैं इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें हम लोग देखते हैं कि राणा सांगा जीतता है, लेकिन वारंगल में हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम लोधी जीतता है, जिससे उसको घमंड हो जाता है। और उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें वो हार जाता है। पान खा घर जा, तब पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध होता है। फिर घाघरा का युद्ध होता है, इसके बाद चंदेरी, फिर घाघरा। फिर हम लोग देखते हैं कि बाबर के बाद जो अगला शासक बनता है, मुगल वंश को जोड़ दिया हम यहाँ से, तो बाबर के बाद हम लोग देखते हैं कि हुमायूं शासक बनता है। हुमायूं के बाद हम लोग बात करते हैं कि अकबर शासक बनता है, फिर जहांगीर शासक बनता है, फिर शाहजहाँ बनता है, फिर औरंगजेब बनता है, फिर बहादुर शाह प्रथम बनता है। बहादुर शाह प्रथम के बाद हम लोग जहादर शाह को देखते हैं, फिर फर्रुखसियर को देखते हैं। फर्रुखसियर के बाद हम लोग देखते हैं कि फर्रुखसियर के बाद रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, फिर अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय, फिर आलमगीर द्वितीय के बाद हम लोग देखते हैं कि शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय के बाद हम लोग देखते हैं कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय बनता है, जो 1857 की क्रांति में एक स्टेटमेंट बोला था। पहले तो ये स्टेटमेंट बोले थे चार्ल्स एडिसन कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ये जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तब जफर छुपा रहता है और फिर वो बोलता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगा तेग हिंदुस्तान की। तो यहाँ से 1857 की क्रांति तक हम लोग जोड़ दिए। कहाँ से बात किए थे? वसु से। कब से बात किए थे? मौर्य वंश से, मगध से सब हम लोग बात कर रहे हैं। मगध से बात करके हम लोग जोड़ दिए कहाँ तक? 1857 की क्रांति तक। और इसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा वंश कैसे, जैसे बृहदत्त हम लोग देखते हैं कि ये मगध के हैं, बिंबासार से लेकर हम लोग बात करेंगे नागदशक तक तो ये क्या बोलते हैं हर्यक वंश के हैं या प्रीतहंता वंश के हैं। शिशुनाग से लेकर हम लोग बात करेंगे नंदीवर्धन तक तो ये शिशुनाग वंश के हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से इसको बताऊँगा आपको। यहाँ पे तो बस आपको शासकों के बारे में आपको एक छोटा सा वीडियो था उसके बारे में बात कर रहे थे, उसके माध्यम से। फिर क्या बोलते हैं नंदीवर्धन के बारे में, फिर ये पांडुगति नंद वंश घनानंद तक देखेंगे या नंद वंश कहते हैं। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य वंश। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि शिशुनाग, पुष्यमित्र, शुंग वंश, फिर क्या बोलते हैं कर्ण वंश, ऐसे करके फिर वही प्रक्रिया शुरू रहती है। फिर शक शासक आते हैं, कुषाण आते हैं, फिर सतवाहन आते हैं, फिर चोल पांडे। तो उसको मैं फिर से, अब देखिए आप शासकों के बारे में जान गए, पूरा मैं नाम बता दिया। इसके बाद शासकों का मैं नाम इसलिए नहीं बताया कि दिल्ली सल्तनत जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सभी शासकों के नाम बताए थे। मुगल वंश जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था। बस बात यह है कि कुछ ऐसे शासकों का, जैसे चेदी वंश, सामंत वंश, सेन वंश जिसे कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं
उसका नाम है क्या, गढ़वाल वंश। तो इसके शासकों के बारे में नाम बता दिया हूँ मैं। और जब शासकों के बारे में बात करेंगे एक एक करके तो वहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, तो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जानते हैं जब तक आप इसको लिंक नहीं करेंगे ना याद नहीं होगा, और याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा आप सोचेंगे कि एक ही बार में, अभी तो ये कुछ नहीं है। अभी जब मैं कृष्णदेवराय वाला संगम साम्राज्य पढ़ेंगे उसी में हम लिंक कर देंगे दिल्ली सल्तनत के बाद, तो वहाँ पर बात करेंगे। तो उसमें भी कम से कम 20-25 शासक हैं। फिर चोल चेर पांडे वाला तो आपको बता ही दिया मैं। इधर भी हमको लग रहा है कि 250 से पार 300 शासक हो गए होंगे, 300 के। तो इतना याद करना एक आप एक साथ नहीं याद कर सकते हैं। इसको एक एक करके 10-10 करके 20-20 करके एक एक वंश करके आप याद करिए। याद करना कोई कठिन बात नहीं है, आराम से याद कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पे बात करेंगे किससे, वसु से, कि वसु क्या किए। वसु के बाद हम लोग देखते हैं कि बृहदत्त क्या किए, जरासंध क्या किए, बिंबासार क्या किए। फिर इसी के साथ हम लोग रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे कि रिलेशन जब हम लोग बात कर रहे थे जैन धर्म बौद्ध धर्म, तो वहाँ पे रिलेशन हम शासकों के साथ किए थे कि बिंबासार की 3 पत्नियाँ रहती हैं और एक पत्नी का नाम रहता है झेमा, दूसरे का नाम रहता है झेमा। झेमा के बाद हम लोग चिल्ला, चिल्ला एक महाकोशला। चिल्ला के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो चिल्ला किसकी पत्नी पुत्री थी, तो नरेश ददीवान की पुत्री थी। नरेश ददीवान की पुत्री थी। किसके भाई थे नरेश ददीवान, तो त्रिशला या विजयदत्ता या प्रियकारिणी के भाई रहते हैं। प्रियकारिणी या विजयदत्ता या त्रिशला कौन रहते हैं, तो ये कौन रहती हैं, तो ये महावीर स्वामी की माता रहती हैं। महावीर स्वामी के पिता के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो उनका नाम सिद्धार्थ श्रयामस था। भाई नंदीवर्धन और धन के बारे में बात किए थे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इनका लिंक कर देते हैं चिल्ला का हम लोग जैन धर्म से, और फिर महाकोशला को प्रसेनजीत के साथ लिंक कर देते हैं। झेमा मध्य देश की राजकुमारी रहती हैं, उनके साथ लिंक करते हैं। फिर इसी की हत्या करके हम लोग देखते हैं कि अजातशत्रु चिल्ला से जन्म लेता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि अपने पिता की हत्या कर देता है और एक नए शासक नए रूप में शासन का संचालन करता है, और फिर उसकी हत्या उदयन कर देता है। पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, तो उदयन किया था, या पाटलिपुत्र को कुसुमपुर कहा जाता है, या उसी को क्या बोलते हैं पोलीब्रोथा कहा जाता है, पोलीब्रोथा या पटना कहा भी जाता है। तो उसके बारे में बात होगी, एक एक करके हम लोग बात करेंगे और आराम से याद हो जाएगा। इतना अच्छे से मैं कहानी बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो बस धैर्य बनाए रखिएगा। वसु से बात करेंगे और फिर कहाँ तक आएंगे हम लोग, 1857 की क्रांति और बहादुर शाह जफर द्वितीय को वहाँ पे लिंक कर देंगे। और इसके साथ ही जब हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे थे तो यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन कर रहे थे, तो उसके बारे में बात हो चुका है। बस यहाँ पे आपको रिकॉल करा दूंगा, आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।